हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता, आपका हार्दिक स्वागत। इस चैप्टर के हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, 2 क्लास हमारी हो चुकी है। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 5 विद्युत धारा, क्लास 12 आरबीएससी सिलेबस। बच्चों, जो इससे पहले हमने 2 क्लासें ली, इसमें हमने विद्युत धारा घनत्व को समझा, और इसके बाद जो सेकंड क्लास हमारी थी, इसमें हमने अपवाह चाल को समझा। अपवाह चाल को समझ के अपवाह चाल का विद्युत धारा से संबंध ज्ञात है। अब हम टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाते हैं। हमने ये जान लिया है कि आवेशों का जब प्रवाह होगा तो विद्युत धारा प्राप्त होगी, और आवेशों का प्रवाह करवाएगा कौन? तो आवेशों का प्रवाह कराने के लिए बाह्य बल को एक कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किस भौतिक राशि से जाके जुड़ेगा? विभवांतर से। यानी जब विभवांतर लगाएंगे तो धारा प्राप्त होगी। ये बात क्लियर हो गई, और इसी बात पर विचार किया गया कि जब विभवांतर और धारा दोनों आवेशों के प्रवाह से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से इनमें एक संबंध। क्या संबंध है? वैज्ञानिक जीएस ओम, पुरानी बात है, 1828 के लगभग, उन्होंने प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। सभी चालकों पर इन्होंने विभवांतर लगाया और धारा प्रवाहित करी, विभवांतर लगाया और धारा प्रवाहित करी, और इन्होंने पाया कि हर चालक के लिए एक ही बात हो रही है, एक ही नियम निकल के आ रहा है, और उस नियम को ओम के सम्मान में, जीएस ओम के सम्मान में ओम का नियम नाम दिया। आज हमारा यही टॉपिक है। ओम का नियम क्या है? तो हम एक चालक पर विचार करें। ये चालक है, और इस चालक में हमने लगाया विभवांतर। जैसे ही किसी चालक प्रतिरोध पर आप विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी। किस प्रकार होगी? ये हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। अब विभवांतर लगाएंगे तो धारा प्रवाहित होगी। ओम ने ये प्रतिपादित किया कि जो धारा प्रवाहित होगी, ये धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी। यही ओम का नियम है। लेकिन इसको जब हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें। अब भौतिक अवस्थाओं से क्या तात्पर्य? जैसे चालक की लंबाई ना बदले, चालक का अनुप्रस्थ काट ना बदले, चालक के पदार्थ की प्रकृति को ना बदले, या ताप को भी हम अपरिवर्तित रखें। तो इन भौतिक अवस्थाओं को यदि अपरिवर्तित रखा जाए तो गुणता और धारा परस्पर समानुपाती होते हैं। ये ओम का एक साधारण नियम है, जो प्रकृति का मूल नियम है, और लगभग सभी चालकों पर लागू होता है। कुछ चालक हैं जो नियम का पालन नहीं करते, तो उससे नियम नहीं बदल जाता, ये अपवाद की श्रेणी में आ जाते हैं, और इसे हम अनओमी चालक कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जितने भी नियम हैं, सारे प्रकृति के नियम हैं। प्रकृति इन नियमों का पालन करती है, और जो व्यक्ति उस नियम को खोज लेता है, उसके नाम से वो नियम जाना जाता है। बाकी है ये प्रकृति का मूल नियम। चले ओम के नियम की ओर। तो मैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब भौतिक अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं इस स्थिति के लिए? तो एक हमने कहा लंबाई, शॉर्ट में लिखूं, आप डिटेल में लिख देना, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ताप और पदार्थ की प्रकृति। इनको अगर अपरिवर्तित रखें तो अपरिवर्तित रखी जाए तो देखिए ना, अपरिवर्तित रखी जाए तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। बच्चों,
विभवांतर के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। और इसको यदि मैं गणितीय रूप में लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं V समानुपाती I। अब यदि समानुपाती का नियतांक हटाएं, निशान हटाएं, जब भी हमने इतने डेरिवेशन किए हैं और जब भी हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है और वो उन दोनों भौतिक राशियों की प्रकृति पर निर्भर करता है, हर बार अलग अलग होता है। तो यहाँ जो स्थिरांक आएगा, इस स्थिरांक को ओम ने नाम दिया R, एंड दिस R इज R बराबर V अपॉन I। तो जो ये स्थिरांक लिया है R, ये वोल्टता और धारा का अनुपात है। जो वोल्टता लगाई और जो धारा प्राप्त हुई उसका अनुपात है। और इस अनुपात को हम एक नया नाम दे रहे हैं प्रतिरोध। इस अनुपात को हम प्रतिरोध कहेंगे। तो मैं लिखूं यहां कैपिटल R एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये चालक का प्रतिरोध है क्या, इसको हम आगे टॉपिक में समझेंगे, लेकिन नाम से ही क्लियर है, ये रेजिस्टेंस है यानी बाधा है। और आपने कुछ यहाँ समझा है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो टक्करें होती हैं और उन्हीं टक्करों के कारण प्रतिरोध यानी बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उनका अनुगमन वेग मतलब अपवहन वेग, एक नाम और है अपवाह वेग का, अनुगमन वेग, उसका अनुगमन वेग या अपवाह वेग एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो पाता। ये पिछली क्लास में हमने सीखा। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि टक्करें होती हैं और इसलिए इस टक्कर को हम क्या कह रहे हैं? बाधा कह रहे हैं। और इसका नाम हमने क्या रखा है? प्रतिरोध रखा है। इसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हालांकि ये चीजें आप पिछली 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। अब प्रतिरोध कहते हैं जो वोल्टता तथा धारा का अनुपात है, जो वोल्टता तथा धारा का अनुपात है। अनुपात हम सीख रहे हैं ओम का नियम, और ओम के नियम से प्रतिरोध परिभाषित हुआ है। प्रतिरोध कंसेप्ट हमने सीखा है। अब देखिए वोल्टता लगाई, ठीक है, जितनी वोल्टता लगाई ओम के अनुसार उसी अनुसार धारा प्राप्त होगी। प्रकृति के नियम को देखिए आप, जब वोल्टता लगाई तो उसी अनुसार धारा प्राप्त होगी, और इन दोनों का अनुपात इसको बताएगा, इन दोनों का अनुपात प्रतिरोध को बताएगा कि कितना प्रतिरोध है। ये सारे प्रकृति के नियम हैं। प्रकृति ने बड़ी सुंदरता से नियमों में पिरो के हमें ये जो प्रकृति है या धरती है दी है, हम इसका संयोजन करें। बच्चों वोल्टता और धारा का अनुपात है। अब सोचे इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक आपने समझ लिया, वोल्ट का ये है मात्रक जो बनेगा, मैं आपके ऊपर छोड़ू, मात्रक बन गया वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। मैं समझा देता हूं क्योंकि नया है। वोल्ट और एम्पियर ये इसको हम वैज्ञानिक जीएस ओम के सम्मान में एक नाम दे देते हैं ओम, जिसे प्रतीक के रूप में इस प्रकार। तो ये इसका मात्रक, इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब हम साथ ही ये भी समझ लें कि एक ओम किसके बराबर है, एक ओम किसके बराबर है। तो एक ओम को समझने के लिए हमें V और I का मान 1 वोल्ट लेना पड़ेगा। V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर। तो R बराबर क्या होगा? 1 ओम, 1 रख दिया तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब ओम। तो 1 ओम प्रतिरोध यहां से परिभाषित हो रहा है क्या, कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, क्योंकि जब हम विभवांतर लगाएंगे तभी धारा प्रवाहित होगी। तो मैं लिखूं यहां, यदि किसी चालक के
के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये 1 ओम की परिभाषा है। यहाँ ओम समझा और 1 ओम कितना होता है ये भी जान लें। यहाँ जो विमीय सूत्र है वो मैं आपके होमवर्क में दे देता हूँ। 11वीं में आपने पढ़ रखा है। यहाँ विभवांतर का विमीय सूत्र आपको बता रखा है, धारा का बता रखा है, तो इस आधार पे आप निकाल सकते हैं। अब एक पॉइंट और इसमें है क्या कि चूंकि प्रतिरोध जो है वोल्टता और धारा का अनुपात है, यानी हम कहें वोल्टता और धारा एक दूसरे के समानुपाती है। अब जब दो भौतिक राशियां समानुपाती होती हैं, जब दो भौतिक राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो इन दोनों के बीच खींचा गया आरेख एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो यदि किसी चालक को ले लूं मैं, ये आपके 12th में प्रयोग भी रहेगा, यदि किसी चालक को ले लूं मैं और उसके सिरों पर विभवांतर का मान बदलता जाऊं तो धारा का मान बदलता जाएगा और उस विभवांतर और धारा के बीच एक आरेख खींचूं तो वो आरेख समानुपाती है, इसलिए सरल रेखा में आना चाहिए। और आप ये बात प्रयोग करके क्लास 12 में प्रमाणित करेंगे कि आता है। और इसलिए यहाँ आरेख अगर खींचा जाएगा तो V व I के मध्य खींचा गया आरेख कैसा आएगा? सरल रेखा में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? अब आरेख हम खींच के देखते हैं। आप इसको नोट करें, चलते हैं आगे की ओर। बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। वोल्टता और धारा के बीच जब हम आरेख खींचेंगे तो आपने समझा बच्चों, क्या समझा कि V समानुपाती I है। शॉर्ट में लिखूं R जो है V और I का अनुपात है। बच्चों V आरेख खींच लो, x अक्ष पे क्या लूंगा, ये y अक्ष पे क्या लूंगा, रेस। तो ये V और I के बीच जो आरेख खींचेंगे वो आरेख एक सरल रेखा में प्राप्त होगा और ये आरेख उसके प्रतिरोध को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा? अब मैं यदि इसकी ढाल लूं, आरेख की ढाल VI वक्र की ढाल। अब ढाल क्या होती है? ढाल होती है y अक्ष में परिवर्तन और x अक्ष में परिवर्तन। जितनी बार भी हम ढाल निकालेंगे किसी भी टॉपिक के लिए तो हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। अब y अक्ष में परिवर्तन में y अक्ष और करें तो जो ढाल आएगी, ढाल को हम स्मॉल m से लिखेंगे डेल्टा I एंड x अक्ष इज फॉर पोटेंशियल यानी विभवांतर, तो डेल्टा V। अब I by V क्या है? हम V by I को जानते हैं, प्रतिरोध है, लेकिन ये तो प्रतिरोध नहीं है, तो ये क्या है? 1/R है। या इसको मैं लिख सकता हूं R और -1। और इसलिए मैं यहां कह सकता हूं कि VI वक्र की ढाल प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोध नहीं होती, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अतः VI वक्र की ढाल प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। ये बात आप यहाँ अच्छा, ढाल को हम m के साथ साथ tan थीटा भी लिखते हैं। एक तरह से और भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम ये थीटा ज्ञात कर लें और इस थीटा का tan यानी स्पर्शज्या निकाल लें तो भी आप उसकी जो है ढाल याद कर सकते हैं और उसका व्युत्क्रम करके प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यहाँ एक बात और स्पष्ट हो रही है कि जो प्रतिरोध है वो वोल्टता और धारा पर निर्भर नहीं करता। याद रखना, ये प्रतिरोध
वोल्टता में धारा पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये स्वयं एक दूसरे के समानुपाती है। यदि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यदि ये है कि यदि विभवांतर को दुगना करोगे तो धारा भी दुगनी हो जाएगी, समान अनुपात में बढ़ जाएगी, समानुपाती होती है। और इसलिए जब ये बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगी, तो इसका अनुपात तो कांस्टेंट ही रहेगा। और इसलिए इस चालक का जो प्रतिरोध है वो नियत है हर विभवांतर पर। क्यों? इसलिए क्योंकि न तो हम चालक की लंबाई बदल रहे हैं, ना हम चालक का अनुप्रस्थ काट बदल रहे हैं, न उसका ताप बदल रहे हैं, न पदार्थ बदल रहे हैं, पदार्थ की प्रकृति भी वही रख रहे हैं। और इसलिए पदार्थ सारा चालक वही, तो प्रतिरोध तो वही रहेगा ना, वोल्टेज कुछ भी लगाओ। अब इस बात पर हम ये समझ सकते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जो अगले टॉपिकों में आएगा। आप इसे नोट करें, चलते हैं आगे। आगे है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम को कैसे व्युत्पन्न किया जाए, तो उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ओम का नियम है किस चीज के लिए। ओम का नियम ये कह रहा है कि धारा किस पर निर्भर करेगी? विभवांतर पर, यानी धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होती है। अच्छा, धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। मैं लिख रहा हूं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। यानी ओम के नियम का प्रूफ हमें सिद्ध ये करना है, V समानुपाती I या V बराबर I R। तो मैं चलूं, इनमें से मेरे को ज्ञात क्या है? इस चैप्टर के लिए बात करूं तो मुझे धारा ज्ञात है, कल ही हमने सीखी है। तो बच्चों हम जानते हैं किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होती है? विद्युत धारा कितनी होती है? याद करें, जो टॉपिक आप पढ़ लें उसको अगले दिन तक कंप्लीट कर दें, यानी वो याद हो जाना चाहिए। I बराबर NaE VD। यहाँ n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संख्या घनत्व है, ये अनुप्रस्थ काट है, ये आवेश है और v उसका अपवाह चाल है। बच्चों यहाँ मैं अगर Vd की वैल्यू रख दूं, यहाँ Vd क्या है? क्या है? अपवाह या अनुगमन चार्ज भी एक नाम बताया था, जिसका वैल्यू कितना है? याद करें E टॉ बाई m। कंठस्थ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम इसको आगे समझाएंगे तो ये चीजें हमें डायरेक्ट लेनी पड़ेंगी, तब याद होना जरूरी है। और ये वैल्यू रख दूं यहाँ, तो I बराबर NaE VD E टॉ बाई m। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ए का पक्षांतरण कर लूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए को इधर लेते ये धारा घनत्व हो जाएगा m, ओके, E स्क्वायर, ओके, टॉ, ओके, बाई m, यस, एंड E। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप यहाँ देखें कि यहाँ I बाई A क्या है? धारा घनत्व है, और n स्क्वायर बाई टो, n स्क्वायर टो बाई m, नॉट n स्क्वायर बाई टो, इट इज n स्क्वायर टो बाई m। इस पर विचार है, क्योंकि हमने चालक के पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी है, वो समझ के याद रखें। तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट, आवेश ऑलवेज कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, और चूंकि पदार्थ नहीं बदला है तो उसका विश्रांति काल नहीं बदलेगा, यानी टकरों के बीच में लगे समय का औसत परिवर्तित नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
आ रहा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए, तो ये भी कांस्टेंट। और यहाँ ये हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी भौतिक राशि नियत है, और इस नियत को हम एक नाम देते हैं। अब क्या नाम देते हैं वो हम उसकी प्रकृति को आगे अध्ययन करके समझ कर देते हैं, बिना समझे नहीं दी गई, लेकिन आपको ये सीधे याद रखनी है। इसको हमने सिग्मा नाम दिया है, और यह एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध की, जिसे चालकता कहते हैं, जिसे बच्चों चालकता कहते हैं। और इसको मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो आएगा J बराबर सिग्मा एंड E। ये सिग्मा बन गया, ये E बन गया, क्योंकि J एक सदिश भौतिक राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश भौतिक राशि है, इसलिए आप इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप क्या होगा, J सदिश बराबर सिग्मा और E सदिश। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो धारा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यानी धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ये पिछले क्लास में हम समझ चुके हैं किस प्रकार से। ये आ गया आपके ओम का नियम। क्या ये ओम का नियम है जो आपने पढ़ा? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन ये ओम का नियम ही है, और ओम के नियम के सूक्ष्म रूप के रूप में पहचाना जाता है। तो मैं लिखूं बच्चों, यह है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, जब किसी चालक की विद्युतीय गुणों का अध्ययन करना होता है तो हम इस रूप को काम में लेते हैं। मैं लिखूं, जब चालक के विद्युतीय गुणों का अध्ययन करना होता है तो हम ओम के नियम के इस रूप को उपयोग में लेते हैं, और ये ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप कहलाता है। अब हम चले कि ओम के नियम के वास्तविक जो ओम का नियम है उसकी व्युत्पत्ति की। वो ये जो नियम है ये सूक्ष्म रूप नहीं है, ये स्थूल रूप है, ये सूक्ष्म रूप है। अब हम वापस आ जाए इस पे, तो मैं लिखूं पुनः स्थूल रूप की ओर। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि J बराबर हमने क्या लिया था, I/A, और E बराबर क्या है, V/L। ये दोनों चीजें हैं, J बराबर और E बराबर, और इनमें इनकी वैल्यू रखो अगर बच्चों, तो ये बनेगा I/A, अतः I/A बराबर J बराबर सिग्मा E एंड E बराबर V/L। क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना है, V लेना, V, तो ये रहा V, मैं इसको इधर रख दूं खाली, बाकी भेज दूं इधर। V बराबर क्या बन गया, V बराबर बाकी सब इधर भेज दो, 1/सिग्मा भेज दिया, L ऊपर आ गया, L/A और I। ओके, अब आप थोड़ा सा यहाँ कुछ चीजें हैं आपको डायरेक्ट ले लेनी पड़ेगी, जो इसी चैप्टर के अंदर आगे क्लियर भी हो जाएगी। यहाँ 1/सिग्मा क्या है, जिस तरह से आपने यहाँ मान लिया कि सिग्मा क्या है, तो सिग्मा चालकता है, और ये चालकता का व्युत्क्रम है। चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता होगा। चालकता जो आसानी से आवेशों का प्रवाह करवाए, और उसका व्युत्क्रम है वो उसमें बाधा उत्पन्न करे, यानी
प्रतिरोधकता। तो मैं लिखूं यहां 1/सिग्मा चालकता का व्युत्क्रम है, जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे हम पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसको नाम क्या देंगे? तो इसको नाम देंगे हम रो RH O। अब मैं इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं। ओके, चलते हैं, आप नोट करिए इसको। चले आगे बच्चों। तो क्या बना? V बराबर रो L अपॉन A। दिस इज रो एंड L अपॉन A एंड I, दिस इज I। अगर आप क्लास 10 को याद करें तो आपको ये राशि याद आ रही होगी, रो L अपॉन A क्या है? आई? चलिए नहीं है, अगला टॉपिक हम इसी से संबंधित लेंगे। तो मैं यहां आपको कह दे रहा हूं कि ये कांस्टेंट है, रो पदार्थ अवस्थाएं नहीं बदल रही, लंबाई अनुप्रस्थ काट ताप प्रकृति नहीं बदल रही, इसलिए पदार्थ की प्रकृति जो है कांस्टेंट है, रो। लंबाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा कांस्टेंट है। तो मैं लिखूं यहां रो L अपॉन A नियतांक है, जिसे चालक का क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध कह रहे हैं। अब आपने प्रतिरोध को पहले भी देखा, प्रतिरोध कहते हैं, और वो जो प्रतिरोध सीखा वो वोल्टता और धारा के अनुपात में था। लेकिन ये जो प्रतिरोध आप सीख रहे हो ये वोल्टता और धारा से हटके लंबाई और अनुप्रस्थ काट के आधार पर और पदार्थ की प्रकृति यानी रो से निकल रहा है कहते हैं। तो V बराबर क्या आया? R/I, ओम का नियम जो आप जानते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या V समानुपाती I, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। यह स्थूल रूप है बच्चों, जब यह स्थूल रूप है, जब भौतिक राशियों का मापन करना होता है, राशि का मापन करना होता है, तो हम स्थूल रूप को काम में लेते हैं। स्थूल रूप क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। और जब हमें मापन नहीं करके क्या करना होता है? मापन नहीं करके हमें विद्युतीय गुणों का अध्ययन करना होता है, तो हम क्या करते हैं? ओम के नियम के सूक्ष्म रूप को काम में लेते हैं। और बच्चों ये है आपके ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब यहाँ दो चीजें हमने सीखी, एक है प्रतिरोध और एक है प्रतिरोधकता। एक है प्रतिरोध और एक है प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता किससे जुड़ी हुई है? तो प्रतिरोधकता जुड़ी हुई है सीधे सीधे पदार्थ से। देखिए मैंने यहाँ लिखा है जो महत्वपूर्ण है, कई छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ रो चालकता का ये जो है व्युत्क्रम है, जिसे क्या कहते हैं? पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न चालक लिए जा सकते हैं। जैसे कॉपर के मैं दो वायर ले लूं, एक छोटा एक बड़ा, तो बड़े का प्रतिरोध अधिक, एक पतला एक मोटा, मोटे का प्रतिरोध कम, लेकिन पदार्थ वही है। तो पदार्थ वही है तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। यानी प्रतिरोधकता
समान होने पर भी प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकता है। लेकिन प्रतिरोध भिन्न भिन्न है, प्रतिरोध समान है तो क्या प्रतिरोधकता समान होगी? हम कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोधकता समान होने पर प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने पर प्रतिरोधकता उनकी समान हो सकती है। चलते हैं आगे और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे प्रतिरोधकता। आप नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और कहीं चीजें समझ में नहीं आ रही हो, हालांकि आसान है बहुत, और इसमें से सारी चीजों को मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूं, फिर भी अगर आपको कहीं ध्यान भंग होता है और चीजें छूट जाती है, क्योंकि पढ़ते समय कंसंट्रेशन मेन होता है। समझाया उतना ही जाता है लेकिन समझा बहुत ज्यादा जाता है। अब जैसे यही लाइन थी, चालक का व्युत्क्रम है और जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक चीज समझ में आ जानी चाहिए। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पर अब आप इसको भूलेंगे नहीं। अब चलता हूं आगे। अगला टॉपिक है बच्चों सीधे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसे हम पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अभी अभी आपने सीखा है कि प्रतिरोधकता जो है वो चालकता का व्युत्क्रम है। एक लाइन और लिख लें यहाँ कि चालकता क्या थी? चालकता क्या थी? जो सिग्मा थी वो थी n² तो बाई m, तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी? m/n², तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब आता हूं मैं प्रतिरोधकता। ये भी आपने क्लास 10th में सीख रखा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको फर्स्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है। हम जानते हैं चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो 10th में भी पढ़ी और कारण से समझाया था कि लंबा ज्यादा होगा तो आवेशों को ज्यादा प्रवाह होना पड़ेगा, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बाधा बढ़ जाएगी, ठीक है। और पतला होगा तो संख्या घनत्व बढ़ जाएगा, और संख्या घनत्व बढ़ने से टक्करें अधिक होंगी। तो इन दोनों बातों को मैं लिख सकता हूं R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A। तो अतः दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा? R समानुपाती L/A, और हम लिख सकते हैं इसको R स्थिरांक आएगा एक, हर बार स्थिरांक अलग अलग होता है। यहाँ जो स्थिरांक आ रहा है वो रो है, और ये जो स्थिरांक है यही स्थिरांक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो मैं लिखूं बच्चों यहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे पदार्थ की क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। और इस प्रतिरोधकता को आप पक्षांतरण करके लिखेंगे तो क्या आएगा? रो बराबर RA/L। थोड़ा सुंदर लिख दूं जिससे दिखे, सुंदर इतना ही कि दिखे। रो बराबर RA/L, ये प्रतिरोधकता है। आप उतार ले, फिर मैं इसको साफ। चलिए, अब ये बात आपने पिछले टॉपिक में देख रखी है कि यहाँ जो रो है ये क्या है। अब चूंकि जब आप एग्जाम में प्रतिरोधकता लिख रहे होंगे
तो ये आपके पास में लिखा हुआ थोड़ी होगा, इसलिए याद रहना चाहिए ना। तो मैं लिखूं कि ये पदार्थ की प्रतिरोधकता है और यहाँ रो बराबर एन स्क्वायर टॉ बाई एम है, तो एन एम बाई एन स्क्वायर टॉ। ये क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि रो जो है द्रव्यमान, इस पे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और मैं ये बताऊं एन पर निर्भर कर रहा है, यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश पर, विश्रांति काल पर। अब आप ये तो देखिए, ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं एम और ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट ही है। लेकिन एन और टॉ पर विचार करें, ये पदार्थ की प्रकृति के अभिलक्षण है। मैं लिखूं यहाँ एन जो कि संख्या घनत्व एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन व टॉ पदार्थ की प्रकृति के अभिलक्षण है, पदार्थ के अभिलक्षण है। चलो एक ही बात है, ब्रैकेट में डाल दो, पदार्थ के अभिलक्षण है, अर्थात पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ये लिखना नहीं हो, प्रकृति यानी क्या पर निर्भर करते हैं। तो ये दोनों तो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि पदार्थ प्रतिरोधकता, बच्चों प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट बात है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, विभवांतर और धारा बता देने पर ये परिवर्तित नहीं होता। अब एक चीज आपने यहाँ समझी कि मात्रक क्या है। चलो यहीं से लिख देता हूँ, मात्रक क्या है। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारे पास है एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हो? रो बराबर आर ए बाई एल। तो मात्रक बन गया इसका, आर का मात्रक ओम, ए अनुप्रस्थ काट मीटर स्क्वायर बाई क्या हो गया लंबाई मीटर। तो इसका जो मात्रक आया वो क्या आया? मात्रक आया ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इसका मात्रक है। और यहाँ मैं विनीय सूत्र आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सारे लगभग इस चैप्टर के मैंने विनीय सूत्र मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, जो पिछले साल आप हल कर चुके हैं और आपको यहाँ मदद मिल सकती है। तो ओम इंटू मीटर इसका मात्रक है। अब ओम इंटू मीटर यानी ये मात्रक है, ये कितना है? अब हम यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिरोधकता को हम थोड़ा सा समझें। अभी भी हमें प्रतिरोधकता थोड़ी सी समझ में आनी बाकी है। क्या टॉपिक बाकी है, क्या चीज है वो बाकी है, तो उसको आप यहाँ देखें तो समझ में आ जाएगा। इसी को लेकर चल रहा हूँ मैं, ध्यान देता हूँ। रो बराबर क्या है? आर इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं ले लूं, यदि एल बराबर 1 मीटर ले लूं और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपको। बस हमारा जी खुश हो गए। तो क्या होगा? तो रो बराबर यहां से प्रतिरोध और समझ में आ गया, सॉरी प्रतिरोधकता और समझ में आ गई। कैसे कि प्रतिरोधकता प्रतिरोधी है,
प्रतिरोधकता का जो वर्ड है वो प्रतिरोध जैसा ही है, लेकिन कैसा प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध? प्रतिरोधकता प्रतिरोध के तुल्य है, लेकिन किसके? तो इसमें आए 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट चालक के प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो मैं यहां लिख दूं, स्पष्ट है 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पूरा जो एक पॉइंट छूट रहा था कि क्या है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता और कुछ नहीं, प्रतिरोधकता प्रतिरोध ही है, लेकिन किसका प्रतिरोध है? तो ये 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट चालक के प्रतिरोध का ही जो है प्रतिरोधकता। अब आपके पुस्तक में एक सारणी दी गई है जिसमें विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकताओं का वर्णन है, और उन प्रतिरोधकताओं को आप देखें तो हमारे पास इस प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ हमें दिए गए हैं। एक है चालक, एक है कुचालक यानी कुचालक पदार्थ, और एक है अर्धचालक, कुचालक और अर्धचालक। अब यहां आप दृष्टि डालें तो कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे कम, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता सबसे कम होती, क्योंकि उसमें चालकता अधिक होती है। तो इसकी जो प्रतिरोधकता है वो आपको याद रखने की जरूरत है, 10 की घात -6 से 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर की कोटि की होती है। लेकिन चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता कुचालकों की, क्योंकि यहाँ बाधा बहुत अधिक हो तो चालकता कम होगी, प्रतिरोधकता अधिक होगी, और इसलिए 10 की घात 16 से 10 की घात 18 ओम इंटू मीटर की कोटि की होती है। और जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं ये कुचालक और कुचालकों के मध्यवर्ती होती है, 10 की घात -4 से +4, यानी शून्य परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ है वो कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, और जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है उनमें चालकता आती जाती है, यानी परिवर्तन होता रहता है। अर्धचालकों का चैप्टर पूरा ही अलग है जिसे हम डिटेल से सीखेंगे। अब प्रकृति में जो सबसे अधिक चालक है उसे मैं आपके लिए छोड़ दूं, टेबल में दिया हुआ है, आप देखें किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है, वही सबसे अधिक चालक है। कुछ चांदी सोना जैसा होना चाहिए। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, आज की क्लास। इस क्लास में हमने मुख्य रूप से ओम के नियम को समझा, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करी, सूक्ष्म रूप देखा, उसका स्थूल रूप देखा, और साथ ही साथ हमने प्रतिरोधकता को समझा। आशा कर रहा हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को पुनः देखें, बार बार देखने से चीजें क्लियर होती हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर भी हो तो पूछ लें, फोन कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं आप, पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल इसी क्लास को पार्ट 4 को मैं जारी रखूंगा, प्रतिरोध आदि का अध्ययन कंटिन्यूस रखूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।